जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हाजिर है आपके सामने फिर से संविधान का अगला भाग लेकर। अब जो पिछली बार हमने संविधान में बात की थी, तो पिछली बार मेरे ख्याल से हमने शायद कैबिनेट मिशन पूरा कर लिया था। हमने कैबिनेट मिशन पूरा करने के बाद में हम फिर उसके बाद में चले थे अंतरिम सरकार के गठन की तरफ। तो हुआ ऐसा कि कैबिनेट की जो मिशन थी, योजना थी, उसी से 24 अगस्त 1946 को, तो हम बात कर रहे हैं क्या भैया, अंतरिम सरकार का गठन। क्योंकि पिछली बार हमने पढ़ा था कि जब ऑस्ट्रेलिया, चीन और अमेरिका द्वारा दबाव बनाया गया ब्रिटेन पर भारत को आज़ाद करने के लिए, तो प्लस जो क्लीमेट एटली जो थे आपके, वो भी प्रधानमंत्री बन गए थे। तो श्रमिक दल की वहाँ पे लेबर पार्टी की सरकार बनी थी वहाँ पर। तो उन्हें लगा कि भारतीयों की मांग को अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता, तो उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मिशन बनाया एक। उसमें मैंने आपको बताया था पोथिक लॉरेंस, साइमन कमीशन, और ये क्योंकि कैबिनेट के सदस्य थे तीनों लोग जो थे, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ठीक है। अब 24 अगस्त, सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे, 24 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन द्वारा इसकी घोषणा की गई, अंतरिम सरकार की, सबसे पहले, कि हाँ अब एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। क्योंकि अब मैंने बताया था कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी, संविधान सभा, क्योंकि संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। उसमें मैंने आपको पीछे पॉइंट भी लिखवा दें कि देश रियासत को क्या क्या हिसाब किताब है, मुस्लिम लीग माने या ना माने। तो पहली घोषणा 24 अगस्त 1946 को ही संविधान के लिए। और यही जो संविधान सभा थी, ये अंतरिम सरकार के रूप में, या अंतरिम सरकार समझ लो या अंतरिम सभा समझ लो, ये उसके रूप में काम करती है। मतलब कि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत अंतरिम सरकार है, जिसमें कि बस कौन है, वायसराय रहेगा, सेनापति रहेंगे, ये कुछ लोग रहेंगे, और बाकी सब सदस्य क्या रहेंगे उसके अंदर, इंडियन रहेंगे। वो इसलिए था वायसराय भी और सेना से संबंधित जानकारी इसलिए क्योंकि ब्रिटिश जो लोग थे, या ब्रिटिश जो इंग्लैंड था, उसने, जो इंग्लैंड ने जिम्मेदारी ली थी कि भारत की जब तक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, इंग्लैंड की होगी, ब्रिटेन की होगी। ठीक है। तो इसलिए उसने यहाँ पे संविधान बनाने में तो भागीदारी ली हमारे लोगों की, मतलब भारतीयों की, इंडियंस की, और बाकी जो उसके वायसराय थे, सचिव थे कुछ, और सेनाध्यक्ष थे, उन्हें छोड़ दिया गया, बस उन्हें वही रखा गया ताकि वो सुरक्षा बराबर दे सकें। तो इसकी घोषणा की गई। ठीक है जी। और यहाँ पर 2 सितंबर 1946 को, दो सितंबर 1946 को इसका यहाँ पर हुई थी इसकी भैया घोषणा। और यहाँ हो गया उसका भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था। ठीक है आपका भैया, गठन हुआ जो इसके किसके नेतृत्व में हुआ, तो वह हुआ आपका भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है। 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई कि अंतरिम सरकार का गठन होगा, और 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसका गठन हो गया। इसमें 13 सदस्य थे, और जो इसके अध्यक्ष थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो माउंटबेटन इसके अध्यक्ष थे, जो थे माउंटबेटन कौन थे इसके भैया, अध्यक्ष थे आपके ये। ठीक है। शुरुआती समय में यहाँ पर मुस्लिम लीग इसके लिए राजी नहीं हुई इस सभा में शामिल होने के लिए, मगर बाद में लॉर्ड वेवेल ने उसे शामिल कर लिया गया।
लॉर्ड वेवेल ने प्रयास किया और उसके प्रयास के बाद मुस्लिम लीग के वहाँ से हमें शामिल होने की बात आ गई। ठीक है, अब 13 सदस्य थे इसमें। 13 सदस्य मतलब कि कुल मिला के जो था आपका, एक ये माउंटबेटन को छोड़कर, पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़कर 13 सदस्य आपको और बचे। कुल मिला के 15 लोगों की ये कमेटी थी आपकी। ठीक है, तो लिख लेंगे जरा कौन कौन से सदस्यों को कौन कौन से विभाग मिले थे। इसमें विभाग भी मिले थे कि इस मुद्दे पर आप सोचेंगे थोड़ा सा। एक तरफ लिख लीजिएगा भैया सदस्य, एक तरफ लिख लीजिएगा आप भैया विभाग। तो पहले सदस्य इसके अंदर हम थे भैया लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे भैया? अध्यक्ष थे। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ये थे, लिख लेंगे भैया जवाहरलाल नेहरू में। कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है जी। और विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल संबंधित सभी मामले, तो ये उपाध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे, ये उपाध्यक्ष थे, प्लस इनके पास में विदेशी मामले थे और राष्ट्रमंडल के सभी मामले थे, इनके पास में थे। 2 व्यक्ति हमारे हो गए। तीसरा व्यक्ति आपका लिखेंगे जरा भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता कई बार। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल में लिखेंगे गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, उसके सामने यहां पे नाम लिखा हमने। ठीक है, और उसके सामने उसे क्या क्या विभाग मिले हुए हैं, गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय। उसके बाद में हमारा आता है भैया जॉन मथाई। जॉन मथाई, अब जो जॉन मथाई के पास में था वो था उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय, उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय। फिर बलदेव सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। बलदेव सिंह जो थे उसके बाद में आपके इनके पास रक्षा मंत्रालय था। ठीक, फिर सी राजगोपालचारी अगले व्यक्ति थे आपके, इनके पास में एजुकेशन यानी कि शिक्षा का विभाग था। फिर CH भाभा, तो इनके पास में था कार्य, खान तथा बंदरगाह मंत्रालय, समझ लीजिए। उसके बाद में फिर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। उसके बाद फिर आसफ अली रेलवे। जगजीवन राम, ये शेड्यूल कास्ट की तरफ से कांग्रेस के पास एक बड़े नेता थे जगजीवन राम। ठीक है, श्रम मतलब कि मजदूरी, वही श्रम विभाग था इनके पास में। लियाकत अली खां, इनके पास में वित्त विभाग था और ये मुस्लिम लीग से थे, कांग्रेस से नहीं थे। ठीक है, क्योंकि बावेल जो थे व्यक्ति, उनके कहने पर मुस्लिम लीग भी में शामिल हो गई थी। आई चुंदीरीगर, देखिए लिख लीजिए आप। आई चंडीगढ़, तो इनके पास में था भैया वाणिज्य विभाग था और ये मुस्लिम लीग से थे ये भी। अगला लिखेंगे अब्दुल रब निस्तार। इनके पास में संचार विभाग था और ये भी मुस्लिम लीग से ही थे। उसके बाद में लिखेंगे जोगेंद्र नाथ मंडल, ये इंपॉर्टेंट है। इनके पास में विधि विभाग था, कानून मंत्रालय, ये मुस्लिम लीग से थे ये भी। ठीक है, और गफ्फार अली खां, ये स्वास्थ्य विभाग था, इनके पास में लीग से थे ये भी आपके। तो ये तो हो गए अंतरिम सरकार के सदस्य जो मैंने आपको लिखा है। कई बार क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर जो था आपका, ये अंतरिम सरकार के थे। अब थोड़ा सा बात और समझिए। ठीक है, जब ये बन गई है, क्योंकि शुरू में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, अब मुस्लिम लीग को बाद में बावेल के कहने पर शामिल हुआ। वो शामिल हुए, जब ये जिन्ना शामिल हुए बाद में। ये जो अंतरिम सरकार है, बस इसके
अध्यक्ष कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्हें छोड़कर बाकी जितने भी सदस्य हैं ये संवैधानिक मसौदे का भी कहीं ना कहीं काम देखेंगे। वो बात अलग है कि बाद में जो मुस्लिम लीग है उसके प्रतिक्रिया कुछ अच्छी नहीं रही, तो इस चीज़ को देखकर भी उन्होंने संविधान सभा में अपना योगदान नहीं दे, अच्छा योगदान नहीं दिया बिल्कुल भी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो सामने आती है कि ये जो अंतरिम सरकार थी यही एक हिसाब से काम कर रही थी, किसके लिए, संविधान सभा के लिए। एक हिसाब से प्रशासनिक कार्य भी संभाल लिए, एक हिसाब से ये विधिक कार्य, मतलब कि सरकार अपने संवैधानिक मसौदा बनाने के लिए भी काम आगे जारी रखे हुए है। ठीक है, अगला लिखेंगे, वेवेल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। अब मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई इसमें कहने पर, मगर जब चुनाव हुए तो कई बार देखा था कि जिन्ना को कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। देखेंगे आपने, देखो ऊपर जो जितने भी सदस्य हैं ऊपर देखिए आप, उसमें अधिकांश सदस्य आपको कांग्रेस मिलेंगे, कांग्रेस से, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस समय पर कांग्रेस ही भारत था, कि कांग्रेस ने भारत को आज़ाद कराया और उसमें शहीदों का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ज़्यादा बड़ा। मैं कहूँ कि इतना इनका भी नहीं है जितना कांग्रेस होगा, जितना बड़ा तो शहीदों का है, क्योंकि उनसे प्रेरित होकर ही उनमें दहशत बैठी है ब्रिटिश हुकूमत में। तो मुस्लिम लीग शामिल हो गई। उसके बाद में लिखेंगे इनमें कौन कौन थे, 3 सदस्य कौन कौन से, भैया मैं आपको लिखवा चुका हूँ मैंने। सैयद अली जहीर, लिख लेंगे कौन कौन से, सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस तथा सर साफत अहमद खां, इन्हें हटा दिया गया मंत्रिपरिषद से, और 5 प्रतिनिधियों को क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। इनके अलावा जिनको हटा दिया गया था शामिल कर लिया गया था। ठीक है, और इसके बारे में एक कोटेशन है, मतलब इस बारे में कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, लिखिए। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, किसके, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, कोटेशन पूछ लिया था कई बार। ठीक है, यह एक देश की सरकार है, यह एक देश की सरकार है। जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण बयान है। अब क्योंकि अंतरिम सरकार तो एक देश की है, किसकी, भारत की, मगर उसे चला कौन रहे हैं, ब्रिटेन के भी उसमें प्रतिनिधि बैठे हैं, कुछ भारत के बैठे, 2 राष्ट्र चला रहे हैं उसे। ठीक है, तो देखा ये कोटेशन थी भीमराव अंबेडकर द्वारा दी गई थी। ठीक है, अब इसके बाद में संविधान सभा का गठन, अंतरिम सरकार बन गई। फिर अंतरिम सरकार बनने के बाद में सबसे पहली समस्या ये थी कि संविधान सभा का गठन किया जाए ठीक हिसाब से। तो संविधान सभा लिखेंगे एक दृष्टि में, संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें कौन कौन से आपके लोग कहाँ कहाँ से आए। ठीक है जी, थोड़ा सा लिख लेंगे आप कि संविधान सभा एक दृष्टि में। अब सदस्यों के हिसाब से बांटता हूँ, देखिए पहले मैं यहाँ पे देखिए जरा। ठीक है, कुल सदस्य संख्या जो थी उसकी, पहले आप लिख लीजिए कुल सदस्य संख्या, ताकि आप याद कर सको शॉर्ट फॉर्म में। वो थे आपके कितने, 389। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आए थे लिख लेना। ब्रिटिश प्रांत से आए थे आपके, (292) ब्रिटिश प्रांतों से आए हैं, ना कि ब्रिटेन से आई है। ब्रिटिश प्रांतों का मतलब जो भारत के अंदर वह अधिकाराधीन क्षेत्र जिसपे ब्रिटिश का कब्जा हो चुका है उसे कहा जाता है ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, और जी देशी रियासतों से, देशी रियासतों से आपके थे भैया 93 लोग थे। ठीक है,
और कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने? 4। जोड़े जरा, 3 2 5 5 4 9 हो गए 389। ठीक है जी। अब ये लोग थे सदस्यों के हिसाब से कि कहाँ कहाँ से कितने सदस्य ले गए, इसके हिसाब से। यदि आप विभागों के हिसाब से, ठीक है, विभागों के हिसाब से विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व के अनुसार मतलब कि इसमें जो थे महिला सदस्य लिख लेंगे, वो थे आपके भैया 15 महिला सदस्य थे। ठीक है जी। और जो अनुसूचित जाति से आए थे आपके, अनुसूचित जाति मतलब कि SC शेड्यूल कास्ट, ये तो आपके 26। अब अनुसूचित जनजाति जो थे ST शेड्यूल टेरिटरीज, ये 33 थे। ये इतने विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व भी आए थे इसमें। ठीक है, तो ये लोग भी आए थे आपके। महिला सदस्य इसमें इतने थे, इन्हीं में, देखो इन्हीं की बात चलिए, इन्हीं में। ठीक है, अनुसूचित जाति के कितने थे भैया? 26 थे, और अनुसूचित जनजाति 33 थे। तो कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, ऐसे पूछ लेगा उसमें ब्रिटिश प्रांतों से कितने आए थे, तो 292। या फिर हमसे पूछेगा महिला सदस्य कितने थे उसके अंदर, तो 15 महिला सदस्य थे। ठीक है, और अनुसूचित जाति कितने थे? 26, और अनुसूचित जाति कितने थे भैया? 33। ठीक है, फिर उसके बाद में चुनाव कुछ उसमें और भी संप्रदाय के आधार पर। देखते हैं भी, तेरा हिस्सा नजर आ रहा है क्या? देखता हूं पहले जाके जरा। अच्छा, संप्रदाय के आधार पर जो थे भैया आपके जी भैया, सांप्रदायिकता के आधार पर, और सांप्रदायिकता के आधार पर जो सामान्य थे, जनरल कैटेगरी से थे, जो सामान्य व्यक्ति थे, जो सामान्य तीन सामान्य मुस्लिम सिख 3 बाटी थी 1935 में जो बटी थी। ठीक है, जो पृथक निर्वाचक मंडल दिया थे उसके अनुसार 213 थे यहां सर भैया मुस्लिम, 73 थे, 79 सॉरी, और आपका भैया सिख जो थे वो थे आपके भैया 4 सदस्य। तो इसके हिसाब से इतने थे हमारे भैया। अब चुनाव के हिसाब से देख लेते कि चुनाव में जब चुनाव हुआ कुछ हद तक, तो उसमें कितने कितने सदस्य चुने गए चुनाव स्थिति के आधार पर। कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सदस्य थे। ठीक है जी। मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIM, ठीक है, तो 73 मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के आपके भैया जी। और आपके निर्दलीय जो थे, निर्दलीय जीते थे आपके, वो थे आपके 8 सदस्य। ठीक है, अब जो आप देखेंगे, देखिए जब आप इसे जोड़ेंगे ये कितना बैठ जाएगा आपको भैया, देखिए जरा जोड़ दीजिए। 389 बैठेगा नहीं बैठेगा भैया? 8 3 11, 11 8 19 का 9 कहाँ से लगा? 1 7 1 8 2 का 2, 289 हो गया यहाँ पर। ठीक है जी। अब क्योंकि इसमें देशी रियासत भी चुनाव स्थिति के आधार पर नहीं है, देशी रियासतों के भी तो सवाल हुए हैं भैया कुछ लोग बाग अभी। तो कुल सदस्य जो थे 389 थे, उसमें ब्रिटिश प्रांतों से इतने आए थे, देशी रियासत से कमिश्नरी क्षेत्र थे आपको, उनसे 4 सदस्य आए थे। ये था कुल सदस्य संख्या। अब उसमें आप कहें महिला सदस्य कितने थे, तो 15। ठीक है, अनुसूचित जाति के कितने सदस्य थे, तो 26। अनुसूचित जनजाति कितने सदस्य थे, तो 33 भैया आपका जी। ठीक है, आपका संप्रदाय जनरल कैटेगरी से कितने थे भैया? 213। मुस्लिम से कितने थे भैया? 79। सिख 4। ये भारत के हिसाब से, अब इसमें अंग्रेजों को नहीं गिना गया। ठीक है, जो कुछ अंग्रेज भी चुन गए शायद आए हो या फिर नहीं आए हो, यहाँ पर उन्हें नहीं गिना जा रहा बिल्कुल भी, समझ रहे हो।
यहाँ बात हो रही है भारत के अंदर रहने वाले, भारतीय क्षेत्र के अंदर रहने वाले व्यक्तियों की, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के हिसाब से इसके इतने सीटें निकली थी, इसके इतने व्यक्ति थे, इसके इतने व्यक्ति थे। तो ये थे आपके संविधान सभा में क्या था हिसाब किताब टोटल, किसके आधार पर बांटा गया है संविधान सभा को, ठीक है। समझ गए भैया जी यहाँ पर। अब आप तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ सामने से। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट सभी ने जी। तो रब कर देते हैं इसे, ठीक है, थोड़ा सा या थोड़ा समझ लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। तो ये थे संविधान सभा के कुल मिला के बात ये। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल मन में यह भी उठता है कि संविधान सभा का, और जब हम जानते हैं इतिहास की, सबसे पहले ये विचार किसके मन में आया कि संविधान सभा होनी चाहिए खुद की एक। तो यदि हम बात करते हैं भारत के अंदर तो बात अलग है, तो कुछ नाम अलग सामने आते हैं। और यदि बात करते हैं विदेशियों के आधार पर तो उसमें कुछ नाम अलग निकल के आपके सामने आते हैं। तो इसमें थोड़ा सा नोट पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि संविधान सभा के लिए विचार का प्रतिपादन सबसे पहले इंग्लैंड के समानतावादी और सर हेनरी मैन ने किया था। समानतावादी और सर हेनरी मैन ने किया था, मतलब कि भारत के लिए नहीं, कि संविधान सभा होनी चाहिए एक जो कानून बनाते हैं, मतलब कि इन चीज़ों की जो एक हिसाब से खोज जो आविष्कारक थे इनके वो यही थे संविधान सभाओं के, ठीक है जी। हालांकि प्राचीन भारत में भी ये चीज़ें देखी जाती रही हैं, ठीक है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें भी देखी जाती रही चीज़ें। अब लिखेंगे भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का प्रतिपादन या दर्शन सबसे पहले तिलक के, बाल गंगाधर जो तिलक थे आपके, उनके निर्देशन में तैयार हुआ था एक बिल। 1895 में उन्होंने तैयार किया था स्वराज विधेयक। 1895 में स्वराज विधेयक तिलक जी ने इसमें थोड़ा सा संविधान सभा के रूप में दर्शन दिया, फिलॉसफी दी उसको संबंधित एक हमें समझने के लिए। उसके बाद में 1922 में भी एक बात हुई थी, गांधी जी ने कहा था कि भारतीय लोगों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही बनेगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी हमें स्रोत समझते हैं, भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा, इच्छा के अनुकूल बनेगा, ये बात भी कह दी थी। उसके बाद में आपकी एक और घटना सामने हुई जब 1924 में, ठीक है, 2 साल बाद नेहरू जी ने भी कहा था, ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। नेहरू जी ने, ठीक है जी। 1924 में नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग की थी। ब्रिटिश प्रांतों के अधीन कही थी कि संविधान सभा बनवा दीजिए आप हमारी, काफ़ी लंबा समय हो गया है, ठीक है जी। फिर उसके बाद में एम.एन. रॉय, ये भी एक व्यक्ति आते हैं आपके, एम.एन. रॉय, औपचारिक रूप से इन्होंने संविधान सभा के विचार के बारे में विस्तार रूप से बताया था आपको, एम.एन. रूप से। तो इन्होंने औपचारिक रूप से बताया था, एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से ये औपचारिक रूप था, ठीक है। वास्तविक आगे आके बन गई हमारे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक आकर। तो ये थी कुछ चीजें यहाँ तक, ठीक है जी। अब होता क्या है भैया, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार ये संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, ठीक है। 1946 में, जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, कैबिनेट मिशन द्वारा कराए गए थे, ठीक है, संविधान सभा के लिए। उसमें जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, क्योंकि पिछली विधेयक में लिखित बातें भी थी आपके सामने। इनमें से जो थे भैया आपके अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना था, मतलब कि हम प्रांतों के चुनते और वे लोग अपने सदस्य चुनते। 10 लाख की उसमें से एक व्यक्ति चुना जाना था, मैंने आपको पिछली बार ये बताया था, इसे नोट कर लीजिए आपने जरा, ठीक है,
क्या जगह बच रही है अभी, और कहाँ ऊपर बच रही होगी शायद मेरे ख्याल से। चलो ठीक है जी। तो यहाँ पर जो लिखित बातें वो हैं पिछले विधेयक में अप्रत्यक्ष वाली, वही बात यहाँ क्या की गई, फॉलो की गई कहीं ना कहीं। तो ये चीजें सुने भी यहाँ तक अभी तक। संविधान सभा का गठन हुआ है, अभी उसके अंदर कौन कौन सदस्य हैं वो नहीं लिखा है मैंने आपको, ठीक है जी। प्रमुख सदस्य भी आपको लिखवाए जाएंगे, उसे अभी लिखवाए नहीं जा रहे, ठीक है जी। जरा थोड़ा सा उसमें लिखेंगे, फिर थोड़ा सा और संविधान सभा के उसमें लिखेंगे, थोड़ा सा और लिखो। इसमें जो था कांग्रेस ने 210 स्थानों पर प्रतिनिधि खड़े किए थे इसमें, और 199 स्थानों पर उसे जीत मिली थी। 210 स्थानों पर प्रत्याशी खड़े किए थे इन चुनाव में अपने, 210 पर 199 से क्या मिली भैया, विजय मिली थी। और बाकी जो 9 स्थान थे, 9 स्थान ऐसे थे जहां पर जो आपकी वोट थी, वो जो उन्होंने समर्थन दिया जिसको प्रत्याशी को, वो वहां पर उसकी जीत वहां पर पक्की हो गई थी, ठीक है, उन्हें जीत मिली थी वहां पर। तो इस प्रकार जो कांग्रेस को थी कुल मिला के 296 सीटों में से 208 सीटें प्राप्त हुई। अब ये कैसे, कुछ आवंटित सीटें थी, कुछ कमिश्नरी क्षेत्रों से भी थे लोग व्यक्ति जी, ठीक है, कुछ देशी रियासतें भी शामिल हुए। तो वो जो प्रत्याशी खड़े थे वो इस हिसाब से खड़े थे, ठीक है जी। और मुस्लिम लीग को इन चुनावों में 73 सीट प्राप्त हुई, जो 25% से भी कम था। और 8 सदस्य क्या जीते आपके भैया, निर्दलीय जीते। तो यहां पर जो परेशान थे मुस्लिम लीग, इसलिए परेशान थी कि जो व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व समझता हो, उसे मात्र 25% सीटें उससे भी कम मिली हों। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जिन्ना को मन में खल रही थी कि अगर जो सदी सरकार बन भी गई तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे या फिर कोई पावरफुल पद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो बात अलग थी कि जो कांग्रेस थी उन्हें पावरफुल पद देने के मन में थी, उनके वे देती थी उन्हें पावरफुल पद, मगर जिन्ना की मनसा ही अलग थी। अब बंटवारे की जब मन में मनसा हो जाती है ना, तो व्यक्ति में कितनी भी अच्छाइयाँ हो किसी भी व्यक्ति में, तो उसे वो सभी बुराइयाँ नजर आने लगती हैं उसे सभी में, भला नहीं तो कहीं में भी, ठीक है, ठीक है। लिखेंगे संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, बहुदलीय निकाय, इसमें बहुत दल थे, ठीक है जी। फ्रैंक जो है तुम्हारे लिखेंगे पीएच मोदी और एंथनी ने, फ्रैंक एंथनी और पीएच मोदी, ये एंग्लो इंडियन थे, ठीक है जी। एंग्लो इंडियन का क्या था, एंथनी ने, फ्रैंक एंथनी ने एंग्लो इंडियन तथा पीएच मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। और यहां पर जो एक बड़े व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब अंबेडकर भी कहते हैं, ठीक है, मशहूर है वो इस नाम से भी, वो पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। मगर जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो उनका जो चुना हुआ क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी जो बंगाल था वो पाकिस्तान में चला गया। तो फिर से इन्हें संविधान सभा में शामिल होने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की सीट पूना से फिर से लड़ाया गया। वहां पर एक कांग्रेस के सदस्य थे MR जयकर, पूछ रहा था किस सीट से लड़ाया गया, ये पूना में थे आपके भैया, कहां थे, पूना में थे, क्योंकि बाबा साहब का जो चुना हुआ क्षेत्र था, जो अंबेडकर जी जहां से चुने गए थे, वो क्षेत्र चला गया था हमारा पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान में चला गया तो इस आधार पर, क्योंकि पाकिस्तान के सदस्य तो भारत के उसमें संविधान में निर्माण क्यों लेंगे, क्योंकि भारतीय जो संविधान है वो किसके अनुसार बनेगा, वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। तो उस चीज को देखते हुए इन्हें कांग्रेस द्वारा फिर लाया गया और मुंबई में पूना जगह से, जहां पर इनके प्रत्याशी थे MR जयकर, उनसे इस्तीफा त्याग पत्र दिलाकर वो खाली कराया गया पद, और यहां से इन्हें लड़ाया गया और ये चुनाव जीते, ठीक है। और ये चुनाव में निर्वाचित हुए और संविधान सभा में फिर से क्या हुए, शामिल हुए। अब यहाँ पर 2 व्यक्ति ऐसे थे कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, जो संविधान सभा में सदस्य नहीं थे बिल्कुल भी। तो 2 व्यक्तियों का नाम यहाँ ध्यान रखना, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, 2 सदस्य संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। अब संविधान सभा में अपनी स्थिति कमजोर देखकर, मुस्लिम लीग की जब भी मौका था, चाहो तो मिल जाए, अपनी स्थिति कमजोर देखकर वो कहीं ना कहीं इस चीज से परेशान थी और 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है,
उसने बहिष्कार करना चालू कर दिया। ठीक है, बहिष्कार शामिल कर दिया गया और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसमें कुल 207 सदस्य उपस्थित हुए। अब 207 सदस्य देख लीजिए आप, कांग्रेस के 208 हैं, 207 प्रस्तुत हो रहे हैं कुल, मतलब कि मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य उसमें नहीं आया बहिष्कार के कारण। तो ये थी आपकी पूरी यहाँ तक किसकी कहानी। थोड़ा सा लिख लीजिए कि संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप, लिखिए व्यक्तियों के नाम। पहला राजेंद्र प्रसाद थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये इंपॉर्टेंट नाम है सभी, ठीक है, सबको पता है। मौलाना आजाद, गोपाल स्वामी आयंगर और गोविंद वल्लभ पंत, ये इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार पूछ लिया जाता है, सदस्य नहीं है। गुबदाल गफ्फार खां, अब्दुल गफ्फार खां, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। पुरुषोत्तम दास टंडन, KM मुंशी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, JB कृपलानी, ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं आपके, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सच्चिदानंद सिन्हा, SC सिन्हा, ठीक है, और श्री राजगोपालचारी और पंडित हृदयनाथ कुंजरू। तो ये जो व्यक्ति थे ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, आपके लिखेंगे। प्रोफेसर KT शाह, डॉक्टर जयशंकर और टेकचंद बख्शी, टी कृष्णामाचारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर लिखेंगे। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अगला N गोपाल स्वामी अय्यर, अगला नाम है मसानी और HS गौड़। सर फिरोज खान, जो मसानी नाम थे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HS गौड़, सर फिरोज खान, नूर सुरहा वर्दी और ख्वाजा निजामुद्दीन, लियाकत अली खां, जफरुल्लाह खां, VL मित्रा, DP खेतान, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, VL मित्रा और DP खेतान। मोहम्मद सायदुल्ला और N माधवन राव, तो आपके ये भी थे भैया, ठीक है, ये थे आपके प्रमुख सदस्य। और कुछ जो महिला सदस्य थी उनके भी लिख लीजिए आप नाम, कौन कौन सी महिला सदस्य 15वें, उनके नाम लिख लीजिए। संविधान सभा में शामिल महिलाएं, ठीक है, लिखिए पहला नाम सुचेता कृपलानी, और ये कहाँ से प्रतिनिधित्व थी, कहाँ से चुनी गई थी, लिख लेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है। विजय लक्ष्मी पंडित, उत्तर प्रदेश। पूर्णिमा बैनर्जी, उत्तर प्रदेश से थी। कमला चौधरी, उत्तर प्रदेश से थी, ठीक है जी। एनी मैं आधा से कह रही नहीं, मस्करीनी, ये ट्रावनकोर से थी। ट्रावनकोर एक जगह थी ब्रिटिश प्रांत में, ठीक है। लीला राय, पश्चिम बंगाल। रेणुका राय, पश्चिम बंगाल। मालती चौधरी, उड़ीसा से थी आपकी ये। अम्मू स्वामीनाथन, मद्रास से थी। और ये इंपॉर्टेंट नाम है आपका ये दश्यानी बेल्युदन, दश्यानी बेलायुधन है, अच्छा ये बटन नहीं रहा है थोड़ा सा, मद्रास से थी ये भी, ठीक है आपकी। जी दुर्गाबाई, मद्रास। हंसा मेहता, बम्बई, इंपॉर्टेंट नाम है। सरोजिनी नायडू, बिहार। और राजकुमारी अमृता कौर, मध्य प्रांत, ये इन्हें भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ये पहली महिला थी जिन्होंने अपने नाम के आगे से राजकुमारी उपाधि त्याग दी थी अंबेडकर जी के कहने पर, ठीक है, उन्होंने, क्योंकि जब लिख रहे थे वो आपको आगे चलकर बताया जाएगा। बेगम एजाइज रसूल, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश से थे, ठीक है भैया जी। तो ये था आपके इतने संविधान सभा में जो बैठे थे लोग बाग, वो इतने थे, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे कि माउंटबेटन योजना,
क्या थी क्या नहीं थी, और थोड़ा सा इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। थोड़ा सा इतना ही रखिएगा आज। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।